जी, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट वर्ड से पता चल रहा है कि कोई हैवी अमाउंट की कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जिसकी बात की जा रही है। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि इट इज़ ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, कि भाई आज की ये कुछ ऐसी चीज़ लग रही है कि आज मैं कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करूँगा और मैंने इसको इवेल्युएट करना है, अप्रेज करना है कि यार ये जो आज मैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ डेफिनेटली इससे फ्यूचर में कुछ सालों में क्या जनरेट होंगे, कुछ रेवेन्यू जनरेट होंगे और डेफिनेटली इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट को चलाने के लिए आगे कुछ ऑपरेशनल कॉस्ट आएंगी। सो इन अदर वर्ड्स आज कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी और ओवर द ईयर कुछ नेट प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे होंगे इस प्रोजेक्ट से और मैंने इवेल्युएट ये करना है कि वेदर इट इज़ फाइनेंशियली फिजिबल फॉर मी टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट और नॉट। बेशुमार मिसालें इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने पेट्रोल स्टेशन खोलना है, इट इज़ अ प्रोजेक्ट। एक ऐसा ये पेट्रोल स्टेशन एक साल के लिए खोला जाता है? नहीं यार, एक बिजनेस है, एक प्रॉपर फुल फ्लेज प्रोजेक्ट है। और फिर इसमें क्या होता है, शुरू में खुद सोचिए कि आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, आपको पूरा सेटअप जनरेट करना पड़ता है जिसमें पूरा वो जो टी स्टाइल का स्ट्रक्चर होता है और उसमें आपने पेट्रोल के बूथ्स ओपन करने हैं, फिर 7 सर्विस स्टेशन, टक शॉप्स, आप जाते रहते हो, आपका अंदाज़ा है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या है। सो शुरू में सारी की सारी आपने कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट बियर करनी है, नीचे टफ टाइल्स होंगी, सारे मामला था, टायर शॉप, सब चीज़ें हैं। सो दीज आर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स सच दैट फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप क्या करोगे, पेट्रोल की परचेज और आगे उसकी सेल। सो इन अदर वर्ड्स ईच ईयर देयर विल बी द रेवेन्यू जनरेशन दैट विल बी रुपीज दैट यू विल अर्न बाय सेलिंग द पेट्रोल। कॉस्ट क्या क्या होंगी, जैसे किसी भी बिजनेस की कॉस्ट होती हैं भाई, एक तो डायरेक्ट परचेज कॉस्ट पेट्रोल की, फिर उसके अलावा जो भी वहाँ बंदे तैनात हैं उनकी सैलरीज हैं, फिर ऑपरेशनल कॉस्ट, यूटिलिटीज़, दीगर और अखराजात हैं। सो ये सब के सब आपकी, यानी कि ये एक प्रोजेक्ट की नोयत क्या है, हर इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे नज़र आ रही है आपको, हर इन्वेस्टमेंट का जो फीचर्स है वो यही होंगे। शुरू में कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, ओवर द ईयर्स देयर विल बी नेट कैश इनफ्लोज। अब प्रॉफिट्स की बजाय अगर कैश प्रॉफिट्स की बात कर ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग है। सो कैश फ्लोज लिए जाएंगे, ना कि एक्रूअल आइटम्स, ठीक है। सो होगा क्या, शुरू में कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, इन द फ्यूचर ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स देयर विल बी नेट कैश इनफ्लोज दैट विल बी जनरेटेड फ्रॉम अ प्रोजेक्ट एंड आवर ऑब्जेक्टिव विल बी टू इवेल्युएट फाइनेंशियली वेदर इट इज फिजिबल टू इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट और नॉट। सो इन अदर वर्ड्स बेशुमार बिजनेस मॉडल्स हैं जो कि प्रोजेक्ट की शक्ल रखते हैं, शुरू में कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ओवर द ईयर्स देयर विल बी नेट कैश फ्लोज। सो हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें क्या हुआ करेगा, अप्रेज करना। सो इससे पहले कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं और मैं आपसे बात करूं कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करने के लिए किन टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, मैं पहले ज़रा थोड़ा सा स्टेप से आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि जब भी एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की जाती है तो किन स्टेप से गुजारा जाता है। बिजनेस जो है, कोई भी बिजनेस है, उसने कहीं पे भी कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, उसकी अप्रेजल करने जा रहा है, तो वो कैसे उसको अप्रेज करता है, कैसे उसको इवेल्युएट करता है। सबसे पहला स्टेप वो ये लेता है कि यार सबसे पहले आइडेंटिफाई कर ली जाए कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं क्या क्या। मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन वो क्या चाह रही है, वो एक मशीन परचेज करना चाह रही है और इस मशीन का फ़ायदा क्या होगा, वो एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने जा रही है मार्केट में, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग उस मशीन से होनी है, ठीक है। और जाहिर है ये प्रोडक्ट्स जो बनेंगे फिर मार्केट में बिकेंगे, उससे कंट्रीब्यूशन आएगा। सो मशीन विल बी प्रोवाइडिंग और दैट विल बी अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन फॉर मी इन द फ्यूचर, यानी इस मशीन से फ्यूचर नेट कैश इनफ्लोज हमारी तरफ फ्लो करेंगे, ठीक हो गया। सो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लें इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। भाई ये मशीनरी है, लोकली परचेज हो सकती है, वन ऑप्शन, चाइना से इंपोर्ट हो सकती है, सेकंड ऑप्शन, मलेशिया से या जर्मनी से इंपोर्ट हो सकती है, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है जी। ये 3 ऑप्शन मेरे पास आ गए। सो वंस आई हैव एनलिस्टेड द ऑप्शंस, द नेक्स्ट स्टेप फॉर मी विल बी कि मैं हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ कैश फ्लोज फोरकास्ट कर लूँ। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है प्रैक्टिकली, जब आपने किसी भी इन्वेस्टमेंट की अप्रेजल करनी होती है ना, यहाँ पे तो मसला ही नहीं होगा, आपको बनी बनाई चीज़ें मिलेंगी। आपको वो बता देगा कि यार पहले साल में ये जो तुम इन्वेस्टमेंट करने के बाद चीज़ें बेचोगे ना, इस रेट पे बेचोगे, दूसरे साल में इस रेट पे बेचोगे, पहले साल में मटेरियल की कॉस्ट ये होगी, पहले साल में लेबर की कॉस्ट ये होगी, अगले साल में ये होगा, ये तुम्हें सब मिलेगा। प्रैक्टिकली सबसे बड़ा चैलेंजिंग स्टेप ये सेकंड होता है कि जिसमें आपने फोरकास्टिंग करनी होती है। खुद सोचें, ये पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल सब फोरकास्टिंग है, कुछ भी अभी आपके हाथ में नहीं है, नथिंग इज देयर ऑन ग्राउंड, सब कुछ पेपर पे चल रहा है। आपने फोरकास्ट ही तो करना है कि भाई ये मशीन जो तुम जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, पहले साल इससे इतने यूनिट्स बेच पाओगे, दूसरे साल इतने बेच पाओगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी तो कुछ भी ऑन ग्राउंड नहीं है, अभी तो आपने खरीदा तक नहीं है।
सो एवरीथिंग इज फोरकास्ट बेस्ड. सो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज जो कि सेकंड स्टेप है कि यार कैश फ्लोज ज़रा एस्टिमेट कर लिए जाएं फॉर ईच ईयर. और कैश फ्लोज में और इन आइटम्स में ये बेसिकली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये क्या है, ये सब की सब अजम्पशंस हैं एंड अजम्पशंस हैव टू बी रीजनेबल. ठीक है. और इनमें कैश फ्लोज में क्या क्या होगा कि भाई मटेरियल कॉस्ट पहले साल में क्या होगी, लेबर कॉस्ट पहले साल में क्या होगी, वेरिएबल ओवरहेड्स पहले साल में क्या होंगे, फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने होंगे जो स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल हैं, और फिर सेल रेवेन्यू कितना होगा, यूनिट्स कितने में बेच रहा होगा, किन किन प्राइसेस पे बेच रहा होगा. दीज आर ऑल द कैश फ्लोज और हर साल के. सो ये एस्टिमेट कर लें. सो वंस यू हैव डन दैट फिर आप थर्ड स्टेप पे आएँ और थर्ड स्टेप पे आपने फिर फाइनली सिलेक्शन की या प्रायोरिटाइजेशन करनी है इन प्रोजेक्ट्स की. किन बेसिस पे? 3 बेसिस पे. ठीक है. ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे. द बुक इन द बुक देयर इज द लिस्ट ऑफ दीज स्टेप्स. सो कैश फ्लोज एस्टिमेट हो गए. थर्ड स्टेप में हम ये करते हैं कि प्रायोरिटाइजेशन कर लेते हैं प्रोजेक्ट्स की. किन बेसिस पे? सबसे पहले हम स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट देखते हैं. यार ये जो प्रोजेक्ट है, मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि 3 प्रोजेक्ट्स हैं, क्या ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन की एक जो स्ट्रेटजी होती है, जो एक विजन होता है, उसके साथ अलाइंड भी है ये प्रोजेक्ट या नहीं है. फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो बेसिकली बेकरी एंड कन्फेक्शनरी बिजनेस में है, मिठाई और ये इसमें, उसको एक प्रोजेक्ट नज़र आता है मोटरसाइकिल्स का. वो कहे कि भाई मैं अपने आपको देखता हूँ इन द फ्यूचर कि आई विल बी वन ऑफ द लीडिंग बेकरी एंटिटीज इन पाकिस्तान और इन लाहौर, तो तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मेरे साथ अलाइंड ही नहीं है. हाँ, अनलेस आप गोरमे के ओनर ना हो वो तो हर जगह घुस जाता है ना जहाँ उसको जगह मिलती है. लेकिन नॉर्मली एक नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ. आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिकली अलाइंड होती हैं कि यार हम अपने आप को यहाँ पे फ्यूचर में ग्रो करता देख रही हैं. सो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट भी देखी जाती है. फिर सेकेंडली रिसोर्स अवेलेबिलिटी भी देखते हैं. भाई एक प्रोजेक्ट है, वाकई कोई शक नहीं है कि अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी जाए बड़ा ही फाइनेंशियली वायबल है, लेकिन इतने रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं हो. आप कहने को कह दो जर्मन प्लांट बड़ा ज़बरदस्त है लेकिन एक्सपेंसिव भी बहुत है भाई, इतने रिसोर्सेज ही नहीं है. तो मैं जब मैं इस पे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टूल लगाने जाऊंगा इट विल गिव मी जस्टिफिकेशन, फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन कि चले जाएं इस प्रोजेक्ट की तरफ, बड़ा अच्छा है, लेकिन फ्यूचर में जो कैपिटल कॉस्ट रिक्वायर्ड है वो रिसोर्सेज ही नहीं मेरे पास, मैं कैसे जाऊँ उसकी तरफ. फिर थर्ड चीज़ देखी जाती है एंड दैट इज़ वेयर यू विल बी टेस्टेड इन एग्जामिनेशन, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. यानी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टूल लगाया जाएगा और फाइनेंशियल बेसिस पे हम इवैल्यूएट कर रहे होंगे कि क्या हमें इस प्रोजेक्ट की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. यानी कि इस प्रोजेक्ट से जो फ्यूचर में नेट कैश इनफ्लोज जनरेट होंगे उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट से कंपेयर किया जाएगा और देख लेंगे अगर तो नेट कैश इनफ्लोज जो कि प्रोजेक्ट से जनरेट हो रहे हैं अगर वो मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है आई विल गो फॉर इट, अदरवाइज आई विल रिजेक्ट इट. ये मैंने बड़ी बेसिक बात की है. अभी मैं काफ़ी सारे टूल्स की बात करूँगा. ठीक है. सो प्रायोरिटाइजेशन हो गई इन 3 चीज़ों की बेसिस पे. किन की? प्रोजेक्ट्स की, कि यार ये प्रोजेक्ट 1, 2, 3. सो देन यू विल बी इन अ पोजीशन कि आप सिलेक्ट कर लें कि बेस्ट प्रोजेक्ट मेरे लिए कौन सा है. सो वंस यू हैव सिलेक्टेड दैट फिर उसके बाद वो प्रोजेक्ट एक्चुअलाइज होना शुरू होता है, उसके लिए ज़रा तैयारियां शुरू होती हैं और प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है. उसके बाद उसका आखिरी फेज़ हर वक्त एंड तक रहता है और वो है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का. कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चल रही होती है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो एंड रिजल्ट होता है वो यही होता है कि जो प्रोजेक्ट आपने शुरू में तय किया था ना कि ये ऐसे ऐसे होगा, एंड पे और बीच भी साथ साथ हम उसकी इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं कि क्या जो आपने चीज़ें शुरू में फोरकास्ट और बजट की थी क्या एक्चुअलाइज्ड रिजल्ट्स भी उस जैसे हैं या नहीं हैं, सिग्निफिकेंट डेविएशन तो नहीं है. So this is basically the step of monitoring and evaluation. So ये जो मैंने 5 steps आपको बताए हैं, इन पूरे के पूरे steps में से थर्ड के अंदर जो सब थर्ड पार्ट है ना वो आपके लिए रेलेवेंट है कि आपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टूल लगाना होगा. आपको कैश फ्लोज मिले हुए होंगे, ज़ाहिर है ऐसे भी नहीं मिले होंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कैलकुलेट करवाए जाएंगे और वो एक आसान तरीका बहुत आसान नहीं होगा. ठीक है. मैं ये भी नहीं कह सकता कि नामुमकिन है, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द चैलेंजिंग एरियाज ऑफ बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस, BFD आखिर. ठीक है ना जी. तो लेकिन फोरकास्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी. ठीक है. आपको दिया नहीं होगा तो कैलकुलेट करवा लेगा कि यूनिट्स कैसे निकलने हैं. अगर प्राइसेस नहीं गिवन तो प्राइसेस कैलकुलेट करवा लेगा, लेकिन खुद से एज्यूम करने वाला काम वो आप पे नहीं छोड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकली एज्यूम करना होता है. बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी एजम्पशंस लेनी पड़ती हैं कि भाई आप कैसे कह सकते हो पहले साल इतनी प्राइस का बेच लोगे. कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ता है, 100 चीज़ें देखनी पड़ती हैं इन ऑर्डर टू फाइनली लॉक कि व्हाट विल बी द प्राइस दैट एट विच यू विल बी सेलिंग योर प्रोडक्ट इन द फर्स्ट ईयर. ठीक है. 100 और चीज़ें भी होती हैं.